फर्स्ट ऑफ ऑल राजीव जी, आपका स्वागत है चित्रलेखा.com के इस कार्यक्रम में। एंड थैंक यू नमस्ते। फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर अस। सबसे पहले हमें ये बताइए, जिस किताब को लेके आजकल चर्चा हो रही है, सवाल यही खड़ा होता है कि कौन पावरफुल है, मशीन या ह्यूमन? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पावर का मतलब क्या है ये भी पूछना चाहिए ना। पावर का मतलब ये हो सकता है कि अ, जो जो मशीन इंसान की नौकरी छोड़ सकते, तो जी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए क्योंकि मशीन ने काम शुरू कर दिया, तो मशीन की पावर होगी ना आपके ऊपर। जी पावर हो सकता है कि वो ड्रोन है, ड्रोन, और आपकी एयरफोर्स को डाउन कर दे, तो वो उसकी पावर जी होगी। पावर हो जी सकता है कि वो रोबोट है, और वो जी रोबोट आपके जो सिपाही हैं, आपके आर्मी के लोग हैं, उनको मार सकता है, और वो ज्यादा जी हाइट पर काम कर सकता है, उसको ठंड ज्यादा नहीं लगेगी, उसको खाने की जरूरत भी नहीं, वो बीमारी भी नहीं जी होगा, वो थकेगा भी नहीं, वो ज्यादा जोर से लड़ सकेगा, तो उसकी ज्यादा जी पावर है। तो इस तरह जी कई कई तरीके की पावर है। और पावर ऐसे भी हो सकती है कि चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा है और पाकिस्तान में कम है, अफ्रीका में कम है, तो चाइना उनके ऊपर राज करेगा। जैसे जी अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर राज किया, तो चाइना भी जी एक कॉलोनाइजर, कॉलोनियल पावर बन जाएगा, तो वो भी एक तरह की पावर है। तो इस जी पुस्तक में हमने पांच पांच युद्ध के बारे में बोला है, और हर एक युद्ध में पावर की बात है। जी अ, आपने जिक्र किया चाइना और कॉलोनाइजेशन का। बिफोर वी कम टू दैट पॉइंट, आपने कही है अनइक्वल इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑन ह्यूमैनिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव। क्या मतलब है इसका ह्यूमैनिटी पर ओवरऑल? भारत की बात मतलब बाद में मतलब करते हैं, पहले हाँ, वर्ल्ड ओवर में। नहीं, कई लोगों पर ज्यादा, कई लोगों को फायदा होगा और कईयों का नुकसान होगा। जी कईयों को बहुत ज्यादा बताएंगे फायदा किस होगा, तरह से? कईयों को कम फायदा होगा, कईयों को नुकसान होगा। अब जी जो कई लोग हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नौकरी मिलेगी, उनका फायदा होगा। कोई बिजनेस जी चलाएंगे, इन्वेस्टमेंट चलाएंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जी काफी लोग हैं, मे बी जी 40 करोड़ 50 करोड़ इंडिया में, जिनके बारे में नौकरी जिनकी छूट सकती है। और वो जी उनका क्या होगा, ये हमको फिक्र है। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि जी उनको नुकसान होने वाला है। और ये गवर्नमेंट हाँ, बोलती नहीं, गवर्नमेंट इसके बारे जी में पूरा बात नहीं करती, और एनजीओ भी नहीं बात करते, और जो ये लोग ट्विटर में हैं, फेसबुक में हैं, यूट्यूब में चर्चा करते हैं सारे वक्त, वो उनमें ये ज्ञान नहीं है। इकोनॉमिस्ट भी इसके बारे में पूरी तरह नहीं समझे। और जो जी जो इसके बारे में लोग रिपोर्ट निकालते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो रिपोर्ट जी निकालते हैं जो बिग बिग बिजनेस है उनकी तरफ से निकालते हैं, उनकी दृष्टि से निकालते हैं कि ये जी उनको क्या 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 फायदा मिल सकता है। लेकिन जो गांव की दृष्टि है, जो छोटा पंचायत है, तहसील जी है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहां जाके कोई रिसर्च नहीं करता। आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस का जो वहां पर नुकसान होगा, फायदा होगा, जो कुछ भी होगा, उसके जी बारे में इतनी रिसर्च नहीं किया। तभी हमने ये पुस्तक लिखा कि जो लोग जी गरीब हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, जो कंट्रीज भी गरीब हैं, उनकी तरफ से क्या होगा, ये हमको जी पहचानना चाहिए। जी क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, आपने बताया कि आपने इन लोगों को ध्यान में रखा। सबसे पहले बता सकते हैं कि कैसे ख्याल आया इस पुस्तक का, क्योंकि काफी कंटेम्पररी टॉपिक है जिसकी चर्चा बहुत होनी चाहिए। आपको कैसे ख्याल आया इस विषय पे लिखने का? एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट? तो मैं जब 50 साल पहले जब मैं अमेरिका गया पीएचडी करने के लिए फिजिक्स में, तो मैंने फिर जी फिजिक्स से कंप्यूटर साइंस में ट्रांसफर किया। और वहां पर जी जब मैं पढ़ रहा था, तो वहां मेरा सब्जेक्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उस जी समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे नहीं था, लेकिन वो जी मेरा टॉपिक था। तो मैं फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरे मन रहा है। और फिर मैंने जी बिजनेस चलाए, मैं कॉर्पोरेट करियर में था, आईटी में था। और फिर उसके बाद जी मेरे कंपनीज थी, 20 कंपनीज थी, टेक्नोलॉजी की कंपनीज थी। तो मेरे को टेक्नोलॉजी जी के बारे में, जो आजकल के लोग हैं वो तो बच्चे लोग हैं, उनसे पहले जी की हमको काफी नॉलेज है। लेकिन हमने जी 26-27 साल पहले वो काम छोड़ दिया, क्योंकि हम ये फिलैंथ्रोपी में, अपने अपनी देशभक्ति में
अपने ये अपनी कल्चर हिस्ट्री इसके बारे में रिसर्च में लग गए, लेकिन ये नहीं कि हमको उसके बारे में मालूम नहीं है, ये नहीं कि हमको पैसों के बारे में मालूम नहीं है, पैसा बनाना नहीं आता, हमने अपने काफी खूब से पैसा भी बनाया, ये नहीं कि हमको इंडस्ट्री नहीं चलानी आती, हम इंडस्ट्री भी चला चुके हैं, ये नहीं कि हमको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं आता, हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत जानते हैं, पर हमने ये सोचा कि अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहिए, तो इसलिए हमने वो सारा कुछ छोड़ के धर्म में आ गए। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, तो हमने ये पिछले 5 साल से ये रिसर्च की, ये पुस्तक निकालने के लिए हमने 5 साल के लिए रिसर्च की, और अब ये पुस्तक निकल गई तो मुझे लोग पूछते हैं कि आप कौन हो, आपको क्या आता होगा। जी हाँ, काफी मेहनत की है आपने इस किताब के लिए। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि छोटे गांव वाले, छोटे शहर वाले, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट निकलती है, वो जो इकोनॉमिस्ट या जो कि एक्सपर्ट निकालते हैं, वो बड़ी कंपनियों को ध्यान में रखते हुए निकालते हैं, क्योंकि उनको फायदा होने वाला है। जिस तरह से उसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात आपको लगता है कि पूरे विश्व में इसकी सबसे बड़ी चिंता किसी को होनी चाहिए, तो वो भारत को होनी चाहिए कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जी, क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है और इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम भारत को होगा, और पढ़ाई लिखाई के ज्यादा जोर नहीं है, क्योंकि कई लोग अनपढ़ हैं और कुछ जो पढ़े लिखे हैं वो भी ज्यादा साइंस टेक्नोलॉजी में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जी। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी जो नौकरियां इंडिया में चल रही हैं, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लो लेवल की नौकरी है, ये सीनियर लेवल की नौकरी है, वो विदेश कंट्री में है। और जो लोग इंडिया के जो टॉप लोग हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो तो अमेरिका चले गए या यूरोप चले गए, और जो इंडिया में रह गए वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, गूगल में काम करते हैं, वो भारतीय कंपनी में बहुत कम काम करते हैं। तो इसका मतलब जो ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, इंडिया वाले दिमाग लगाकर टेक्नोलॉजी अमेरिकन की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। मतलब जो हम आत्मनिर्भर कह रहे हैं, वो हम नॉलेज का, ज्ञान का आत्मनिर्भर नहीं, वो तो हम ज्ञान तो हम अमेरिकन का ज्ञान बना रहे हैं, हम तो उनकी नौकरी करके अपना दिमाग उनको बेचकर उनके लिए नॉलेज, उनके लिए ज्ञान बढ़ा रहे हैं, उनको पैटेंट स्किल सेट बढ़ा रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा स्किल सेट बढ़ाकर उनको बेच रहे हैं स्किल सेट। हम अपने पैटेंट नहीं ले रहे, इंडिया में पैटेंट कम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, बाहर लोगों के पास पैटेंट बहुत ज्यादा है, चाइना के लिए भी बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर भारतीय लोग जो काम कर रहे हैं, जो अपना दिमाग बेच रहे हैं, वो बेचकर पैटेंट उन लोगों के लिए बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे। राइट। तो आपके हिसाब से, मतलब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी की बात आती है, हमारे यहाँ एक बेसिक आर्ग्यूमेंट ये चली आती है कि या तो हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें या फिर पीछे रह जाए, पिछड़े हुए ही रहे, डेवलपिंग नेशन से डेवलप कंट्रीज की जो हमारी यात्रा है वो थम जाएगी। आपकी क्या राय है? शुडंट वी गो फॉर मोर एंड मोर एआई? जी, हमको एआई में आगे बढ़ना चाहिए, पर चाइना हमारे से 10 साल आगे है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सेमीकंडक्टर होता है, क्वांटम कंप्यूटर होती है, रोबोटिक्स होते हैं, ये कितनी चीजें होती हैं, ये इंडिया में रिसर्च नहीं की गई। अब ये इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे जो बिजली से चलेंगे, उसकी जो बैटरी है उसमें लिथियम होती है, लिथियम तो चाइना से आती है, और उसमें जो पैटेंट है, ये लिथियम बैटरी के जो पैटेंट है वो चाइना के पास ज्यादा थे। तो ये जो सोलर पैनल आ रहे हैं, ये सोलर पैनल सारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइना बनाती है, रोबोटिक्स में चाइना सबसे आगे है। तो ये देखिए कि हमको चाहिए तो सही, लेकिन हमने नहीं किया काम। ये हमने काम किया, जल्दी लोगों को $10,000 में हायर करो, नौकरी दो, और अमेरिका में उसको $30,000 में बेच दो। तो उसको हमने दिमाग को खरीदा और क्लाइंट को बेच दिया, पैसा बना दिया, जल्दी पैसा बनाया, और कितने बिलियनर बन गए। लेकिन उन्होंने इंडिया के लिए पैटेंट नहीं बनाया, उन्होंने दिमाग को बेचकर अमेरिका के लिए पैटेंट बनाया। ये जो बात है, ये बहुत शर्म की बात है। और फिर हम ऐसे लोगों को, ऐसे बिलियनर को हम भगवान समझते हैं, उनको क्या क्या अवार्ड मिलते हैं, उनको हम समझते हैं कि उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया, अपने लिए काम किया, अपने पैसों के लिए काम किया, पर देश के लिए उन्होंने काम नहीं किया।
क्योंकि देश के लिए जो काम है, जैसे चाइना में किया, उन्होंने चाइना वालों ने अपने चाइना के लिए टेक्नोलॉजी बनाई, चाइना के लिए पैटेंट निकाले, जी उन्होंने किसी और को नहीं बेचे, अपने लिए निकाले। जी इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पैटेंट बहुत कम हैं, अमेरिका के कंपेयर करो या चाइना के कंपेयर करो, और ये जो पैटेंट इंडियन लोग बना रहे हैं, ये इंडिया के लिए नहीं बना रहे, अमेरिका के लिए बना रहे। जी। तो आपके हिसाब से हु टू ब्लेम फॉर दिस, ये गलती ये जो कहाँ हुई सेल्फिश, और किससे हुई? एक तो ये जो हमारे कॉरपोरेट लोग हैं, बहुत बड़े, बहुत अभी पिछले 15-20 साल में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे गए हैं, ये बहुत सेल्फिश लोग हैं, इनका दिल छोटा है, ये देश के लिए ऐसे बोलते हैं कि हम देश के लिए करेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन को भी सूट करता है कि लोगों को बोलो कि हाँ अपने देश के लिए खूब कुछ हो रहा है। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने देश के लिए पूरा नहीं किया, अपनी जेब भरी है, अपने लिए काफी किया है, थोड़ी सी उन्होंने, काफी देश का फायदा भी हुआ है, क्योंकि मिडिल क्लास बन गई, मिडिल क्लास तो बन गई, लेकिन मिडिल क्लास बनते बनते टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास नहीं रही, वो हमने लोगों को बेच दी। और एक दूसरी गलती है जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने भी ये अभी 6 महीने पहले ये बातें सोची, 6 महीने पहले ये बातें सोची, क्योंकि चाइना ने अटैक किया, तब ये बातें सोची कि उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये अमेरिका ने भी सिखाया, अमेरिकन मिलिट्री ने भी इंडियन मिलिट्री को सिखाया कि ये जो वहां के वेपन्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहे हैं। तो इंडिया ने अब पिछले कुछ देर में बहुत आगे जाने की कोशिश की। अब मैं काफी गवर्नमेंट लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को, इनसे काफी बातें कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीनों से, और उनमें काफी जागृति आई है, अभी जागृति आई है, और वो कह रहे हैं कि अब वो नए नए तरीके के योजनाएं निकालेंगे, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नई नई प्रोजेक्ट निकालेंगे। तो अभी हम हर रोज किसी ना किसी गवर्नमेंट वाले को, किसी सरकारी कोई थिंक टैंक को, कोई पॉलिसी मेकर को, कोई साइंटिस्ट को, हर रोज किसी ना किसी से हम डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनको समझाते हैं, और उससे धीरे धीरे असर पड़ेगा। जी, सही बात है। और शायद हम उम्मीद भी करें कि ये आपकी जो किताब है वो इस विषय पर जो अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, वो अवेयरनेस क्रिएट करने में भी बहुत हद तक मदद करेगी हमारी थिंक टैंक, गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स और जो डिफरेंट सेक्शंस है इंडस्ट्री के उनको। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि चाइना हमारे से 10 साल आगे निकल गया है। यदि हम भारत को ध्यान में रखते हुए बताएं तो भारत की इकोनॉमी, इंडस्ट्री पर अगले अभी जो हमारा, हम जहाँ खड़े हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज, चाइना, अमेरिका एंड यूरोप, अगले 10 साल में क्या हो सकता है, बता सकते हैं? क्या थ्रेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? अभी तो प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, और ये प्रॉब्लम इतना सीरियस है कि गवर्नमेंट बात नहीं करना चाहती। मुझे तो कई लोगों ने कहा जब ये पुस्तक तैयार हो गई थी, देखिए जब मैं 5 साल से रिसर्च कर रहा था इस पुस्तक के बारे में, मैंने सब गवर्नमेंट लोगों को जाके बातचीत करने की कोशिश की, मैंने मिनिस्टर से बातचीत की, पीएमओ वालों से भी बातचीत की, नीति आयोग वालों से बातचीत की, कई मिनिस्ट्रियों से बातचीत की, लेकिन उन्होंने ये बात मेरी पूरी तरह से समझी नहीं, और पूरी तरह से उन्होंने हमको एनकरेज नहीं किया, और हमने कितने प्रपोजल दिए, लेकिन जब मेरी पुस्तक निकलने वाली थी तो फिर कई लोगों ने कहा ये मत निकालो क्योंकि लोग डर जाएंगे। हाँ, लोग डर जाएंगे। तो मैंने कहा क्या डरेंगे? उन्होंने कहा कि जो हमारे दुश्मन है उनको आइडिया मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तान को दबाया जा सकता है, कैसे हराया जा सकता है। मैंने कहा नहीं, वो लोग तो ऑलरेडी जानते हैं, दुश्मन तो जानते हैं, अपने नेताओं को जगाना है, अपने नेताओं को जगाना है। तो फिर उन्होंने कहा कि अपने नेताओं को जगाने के लिए प्राइवेटली बोलो। तो मैंने कहा प्राइवेटली तो मैं 4-5 साल से बोल रहा हूँ, वो नहीं समझे, उनको मेरे पास टाइम नहीं है। तब मैं ये जनता के पास ले जाऊंगा, सोसाइटी के पास ले जाऊंगा, सारी सोसाइटी को ये पता चलेगा, जागृति होगी, फिर नेता लोग सुनेंगे। सही बात है। और आईना दिखाने से ही हकीकत का पता चलता है बिल्कुल लोगों को कि क्या है। लेकिन क्या असर पड़ेगा सर आपके हिसाब से? राजीव जी बताए कि हमारी भारतीय इकोनॉमी पर और हमारी ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, हमारा जो इकोनॉमी है, उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम चाइना से और अदर कंट्री से कॉम्पीट कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे। हम चाइना से और अमेरिका से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्यों? हमारे को अभी इंडस्ट्री को काफी बढ़ाना है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, जॉब थोड़ी आएंगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, सेंसेक्स बढ़ेगी, वो तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन
लेकिन चाइना के साथ कैचअप करना बहुत मुश्किल रहेगा, और बाकी वेस्टर्न कंट्री से कैचअप करना अगले 10 साल 20 साल में बहुत मुश्किल रहेगा। और ये जो हमारी आबादी बहुत बड़ी है, ये यूथ डिविडेंड नहीं है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि कितने लोग हैं जिनको खाने पीने की सब्सिडाइज करना पड़ता है, उनके लिए बिजली का सब्सिडाइज करना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन का, मेडिसिन का, डॉक्टर ये इलाज करने का, ये सब चीजों का सब्सिडाइज करना पड़ता है। तो उनकी जो इकोनॉमी की आउटपुट है, जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे ज्यादा उनको सहायता चाहिए। तो ये 40, 50, 60 करोड़ लोग बहुत ज्यादा होते हैं, इतनी आबादी है जिनको सहायता चाहिए। अब देखिए माइग्रेंट वर्कर्स कितने हैं, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ तो माइग्रेंट वर्कर्स ही हैं। अब वो लोग गांव से आते हैं और शहर में उनको नौकरी ना मिले तो वो कुछ नहीं खा पी नहीं सकते, और एक एक माइग्रेंट वर्कर उसके गांव में 2-3 लोग उसके पैसों से ही पलते हैं। वो एक माइग्रेंट वर्कर पैसे भेजता है, रिमिटेंस भेजता है अपने गांव में। तो इसका मतलब समझो 5-6 करोड़ लोग माइग्रेंट वर्कर हैं, तो उनके भरोसे 10-20 करोड़ और लोग खाते हैं, 15 करोड़ लोग। तो इसका मतलब पूरी पॉपुलेशन में शायद 15-20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो माइग्रेंट वर्कर की जो इकोनॉमी है उससे चलते हैं। अब हमने कई इकोनॉमिस्ट से पूछा, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की। हमने पूछा, जब ये कोविड हुआ और माइग्रेंट वर्कर को भागे विलेज में वापिस गांव में जाना पड़ा, तो हमने पूछा किसी ने रिसर्च किया कि ये लोग कितने हैं, कैसे, कितना पैसा भेजते हैं, क्या होता है। किसी इकोनॉमिस्ट ने ऐसी रिपोर्ट नहीं की। अब मैं आपको बताऊं, ये माइग्रेंट वर्कर्स के पीछे कौन जा रहा है? ये जा रहे हैं नक्सलाइट, उनको पकड़ने के लिए। ये जा रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज, उनको कन्वर्ट करने के लिए। ये जा रहे हैं इस्लामिक मदरसा के लोग वहां गांव में उनके जाने। ये जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है, वो लोग इनके पीछे जाके इनको सहायता देके इनको बदलेंगे। अब हमारे लोग क्यों नहीं कर रहे? हमारे लोगों ने इनके ऊपर रिसर्च भी नहीं की जी। अब देखिए, indirectly it is a threat on our religion too. बिल्कुल। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों की जॉब निकलेगी, अब वो कहाँ जाएंगे? उनको फिर फॉरेन एनजीओ को आके उनको खिलाए पिलाएगा, उनको कोई मदरसा, कोई सऊदी अरेबिया से गिफ्ट आएगी, कोई यूएई, इन सारे कंट्री से आएगी, ईरान से आएगी, टर्की से आएगी, पैसे आएंगे। तो ऐसे ही चलेगा ना। तो फिर वो हमारे इंडिया में तो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस चलती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। ये जो फार्मर की बात हो रही है आजकल, अब ये सारे विदेश में ट्विटर के भरोसे लोग कितना आंदोलन चला रहे हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है। इसमें वो डेटा कैप्चर कर रहे हैं कि किसकी पोस्ट बंद करो, किसकी पोस्ट चलाओ, किसको बैन करो, किसको मत बैन करो, किसको आर्टिफिशियली बूस्ट करो मतलब वो उसको लाखों करोड़ों लोग उसको फॉलो करेंगे। ये ट्विटर का खेल है, फेसबुक का खेल है, गूगल का खेल है। ये खेल में हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लोग हैं, साइंस के लोग हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये बात नहीं समझ सके। और इसके बारे में हमने 5-6 सालों से बहुत लेक्चर भी दिए हैं और लिखा भी है जी। लेकिन नेता लोग अक्सर बात करते हैं, जो आपने माइग्रेंट्स की और यूथ की बात बताई, नेता लोग अक्सर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि यही डेमोग्राफिक हमारा डिजास्टर बन सकता है? यदि मतलब आजकल वैसे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आज की सबसे बड़ी समस्या है भारत की। तो देखिए, ये कहते हैं कि 17 मिलियन लोग, मतलब 1.7 करोड़ लोग हर साल ये जॉब की एज पे पहुंचते हैं। जो यंग लोग हैं, यूथ हैं, उनमें से 1.7 करोड़ लोग जॉब की एज तक पहुंचते हैं। तो इसका मतलब हमको 1.7 नई जॉब चाहिए हर साल। नई जॉब्स, 1.7 करोड़ नई जॉब्स पैदा करने के लिए हमारी इकोनॉमी में ताकत नहीं है। तो उससे 25%, 30%, 40% ही जॉब बन जाती है। बाकी लोग क्या करेंगे? वो तो खानदान में बैठेंगे, या गवर्नमेंट उनको आर्टिफिशियली कोई जॉब दे देगी कि भाई बैंक में 10 लोगों की जरूरत है तो 20 लोगों को डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस में लोगों को डाल देंगे। अब जहां भी जाएं वहां भीड़ इकट्ठी होती है, क्योंकि थोड़े से लोगों को काम कर रहे हैं, बाकी देख रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि उनको खाने पिलाने के लिए कोई नौकरी तो चाहिए ना। तो उनके लिए तो ये जो है, ये यूथ डिविडेंड तब होता है जब उनके दिमाग के लिए नौकरी हो, उनके हाथ काम करने के लिए नौकरी हो।
लेकिन जी यूथ डिविडेंड तब नहीं होता जब उनका पेट भरने के लिए उनको सहायता चाहिए, लेकिन उनको हाथ बिल्कुल से काम करने की जॉब नहीं है। अब ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, और इस प्रॉब्लम को आप किसी को और पर ब्लेम नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते अंग्रेजों ने किया, वो तो चले गए ना, अंग्रेज तो कब के चले गए। अंग्रेज जब बिल्कुल थे तो हमारी पूरी पॉपुलेशन थी 30 करोड़ 40 करोड़ की पॉपुलेशन थी। अब वो 4 30 गुना बढ़ गई, करोड़ 3 राइट। गुना बढ़ गई। अब वो तो अंग्रेजों की बात तो थोड़ा है, तो हमारी बात है ना। और कितना जी कुछ हमने बाकी कंट्रीज देखिए, आज से 30 साल पहले 35 साल पहले चाइना जी और इंडिया सेम थे। चाइना जी की एजुकेशन लेवल, इकोनॉमी लेवल, टेक्नोलॉजी लेवल, उनका जो सारा कुछ जो था ना, इंडिया से आगे नहीं थे। अब वो जी 35 साल में कितना बढ़ गए और हम नहीं बढ़े। बिल्कुल हाँ, ये जी शर्म की बात है ना। जी जी बिल्कुल आपने बताया। तो उसका एक अर्थ ये भी हो सकता है ना, जिस तरह से आपने शुरू में कॉलोनाइजेशन का जिक्र किया, तो पूरा जो यूएस से चाइना और इंडिया में जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से किस तरह से बदल सकते हैं आगामी इन नेक्स्ट 1 और 2 डिकेड? तो ये हो सकता है कि अब इंडिया को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत इसलिए है, एक तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए है और एक डिफेंस के लिए है, क्योंकि जो वेपन्स हैं, जो अब ये जो राफेल जेट लिया जा रहा है, वो राफेल जेट इतना महंगा इसलिए है क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। राफेल जी जेट, एक जेट जो पहले 50 जेट का काम था, वो एक जेट कर सकता है, क्योंकि उसमें इतनी दृष्टि है, उतने कैमराज हैं, रेडार्स हैं, वो कैलकुलेट करता है कि कौन सा प्लेन कहाँ है, के वो है, वो ऑटोमेटिकली जी उनको फायर करके उड़ा सकता है। तो उस पर जी उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है, उसकी कीमत भी कितनी ज्यादा है, क्योंकि वो इतना बिल्कुल केपेबल है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी इतना कुछ है। तो अभी तो इंडिया, डीआरडीओ जो है डिफेंस वाले, वो आगे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च करेंगे, अपने आप ही निकालेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन जो फंडिंग है, बजट है, इंडिया में कम बजट है, क्योंकि इंडिया इतना रिच कंट्री नहीं है। तो बजट से डीआरडी से रिसर्च करवाए, या बजट से राफेल जेट फॉरेन वेपन खरीदें, क्या करें। अब जो मिलिट्री वाले हैं वो कह रहे हैं हमको जल्दी जरूरत है, हमको अभी जी जल्दी जरूरत है, हमने अभी फॉरेन वेपन चाहिए, क्योंकि इंडिया में बनाने के लिए 10-20 साल लग समय जाएंगे, नहीं है, समय समय नहीं नहीं है। है ना और हमारे पास। बने ना बने, ठीक बने ना बने, क्या भरोसा, तो जी इसलिए हमको अभी चाहिए। तो ये ऐसी बात है कि जो डॉक्टर है आपको कह रहा है कि ये आपको सेहत के लिए इलाज करना है, और वो जी आपके पास टाइम नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी हम कैसे वेट लूज करेंगे, बहुत देर लगेगी, कैसे विटामिन खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये तो कई साल लग जी जाएंगे। लेकिन जो बीमारी है वो तो इतनी जोर से बीमारी है कि उसका तो अभी कुछ चाहिए। तो फिर डॉक्टर कहता है जी चलो अभी हम तुमको इंजेक्शन दे देंगे, फिर बाद में तुम देखना, वेट वजन कम करने की बात में करना, अभी तो तुम्हारे को इंजेक्शन से काम चलाते रहते। तो ये जो जी शॉर्ट टर्म थिंकिंग है ना, कि जल्दी जल्दी जी करके काम चलाओ। अब ये इंडिया ऐसे वेपन्स खरीद रहा है, और जितना हम वेपन्स पर पैसा छोड़ रहे हैं, क्योंकि जरूरत तो है, तो उतना पैसा कम है हमारे पास अपनी रिसर्च के लिए। अब ये प्रॉब्लम जी हो गई है। अब प्रॉब्लम ये जी हो गई है कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत इतनी जल्दी है कि वो हमको बाहर से यहाँ वहां से खरीदनी पड़ती है, डिफेंस के लिए, जी मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए लेनी पड़ती है। लेकिन जी वो जब जब हम पैसा उसके ऊपर खर्चते हैं, तो फिर रिसर्च जी पर नहीं हम खर्च सकते। इसका मतलब ये जी हमेशा 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 के लिए गुलामी चलती रहेगी। इस चलती गुलामी रहेगी। से छुटना बहुत ही मुश्किल है। जी और जो भी आप बाहर की टेक्नोलॉजी लेते हैं, वो जी टेक्नोलॉजी जो आपको वो दे रहे हैं, लाइसेंस जी करके पैसे लेकर आपको दे रहे हैं, उससे 1-2 जनरेशन आगे वो उनकी टेक्नोलॉजी चल रही है। जो जी आपको दे रहे हैं उससे ज्यादा उनके अपने पास है, वो जी अपनी लेटेस्ट नहीं कभी देंगे, और जी आपको पूरी बिल्कुल। तरह से सिखाएंगे नहीं। बहुत ऐसी भी एक वकालत हो रही है कि भारत का जो डेटा है वो भारत में ही रहे, मतलब हमारा जी सर्वर और हमारा पूरा डाटा है वो यहीं रहना चाहिए, क्यों हम जी बाहर भेज रहे हैं? आपको क्या जी। लगता है? तो ये जो डेटा भारत में सर्वर रहेगा, उससे काम बनेगा नहीं, क्योंकि सर्वर चाहे आपके घर में ही हो, यदि मैं उसको उसमें एक्सेस कर सकता हूं, उसमें रीड कर जी सकता हूं, तो फिर फायदा तो फिजिकली जहां होगा उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जी फिजिकली बिल्कुल तो क्लाउड है, क्लाउड में होगा, क्लाउड चाहे इंडिया में हो बाहर हो। कहीं लेकिन भी जो हो। लोग एक्सेस करेंगे, जो लोग उसको राइट रीड कर सकते हैं, वो राइट तो कहीं से भी कर सकते हैं। राइट
जी। और जो उसको पहचानते हैं, जो डेटा को पहचानते हैं, जिनको पता है जी, कि ये डेटा में क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, कैसे रीड किया जाता है, इसको कैसे राइट, डिकोड किया जा सकता है, इसमें क्या निकाल सकते हैं, वो तो उन्हीं का डेटा है। चाहे वो आपकी जेब बिल्कुल, में रख दें, उससे क्या पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, राइट। हाँ। तो लगता है सपोज कि मैं आपके बारे में सर्वेलेंस कर रहा हूँ, जासूसी कर रहा हूँ, सारा कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसके जिसमें मेरे को बहुत फायदा हो सकता है आपके लिए, लेकिन वो जो डेटा है, वो जो मैं आपकी जेब में लिख दूंगा कि आप जेब में ही रखें, लेकिन मैं अपने घर बैठ के उसको एक्सेस कर सकता हूँ, तो उसका कर क्या सकता फर्क हूँ। पड़ेगा। जी, बिल्कुल, सही बात है। तो लगता है हमें एक दूसरी एक स्वाधीनता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी शायद अगले कुछ डिकेड्स में। और अ, ये लड़ाई के लिए हमको कुछ ऐसे पॉलिसी वाले लोग चाहिए जो जी, पॉलिटिशियन नहीं है, जो उनके ज्ञान के कारण वो उनको एडवाइजर बनाना चाहिए, उन लोगों लीड की कर बात सके सुननी उस चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं हमको जी, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, लेकिन कम से कम हमारी पुस्तक पढ़ लो, और हम पढ़ आपको लो। कोई विदाउट चार्ज फी भी हम आपको सेमिनार देना चाहते हैं, हम आपको सिखाना चाहते हैं, बहस करेंगे, क्वेश्चन आंसर जी, करेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन ये तो उनको उनमें इतना तो इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि वो कहें बिल्कुल। कि हम डर जाएंगे तो इसको दूरी रखो, उससे क्या फायदा होगा। या डरने से कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं अक्सर। बिल्कुल। लेकिन जो सही बताया आपने कि हमारी ये जो लड़ाई है, कहीं न कहीं तो हमें शुरू करनी पड़ेगी सच का सामना करते हुए। मेरा एक आखिरी सवाल राजीव जी आपसे ये है, जिस तरह से आपने कॉलोनाइजेशन की बात की, हमारी इकोनॉमी, जॉब्स सेक्टर पे क्या असर होगा, भारत किस तरह से चाइना और अदर कंट्रीज से पीछे है। ऑफ कोर्स वो गैप पूरा करने में काफ़ी समय लगेगा, कब कर पाएँगे पता नहीं। लेकिन ओवरऑल जो ह्यूमैनिटीज़ पर जो असर पड़ने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, स्पेशली लुकिंग एट आवर कम्युनिटी लिविंग, जिस तरह से हमारी एक सामाजिक जीवन शैली है, भारतीय जीवन शैली है, उस पर क्या असर पड़ सकती है? किस नज़रिए से देखते हैं? उनसे क्या बदलाव आएगा हमारी जीवन शैली में, भारतीय जीवन शैली में? अब ये देखिए, जो यूथ है, जो 15 साल से कम की उम्र के हैं, वो इतने इस चीज में लगे हुए हैं कि वो तो ट्विटर भगवान से काम चलाते हैं। वो तो जी, सीरी या ट्विटर या वो तो ये कहते एलेक्सा, हैं कि हमको पढ़ाई लिखाई में क्या फायदा, ट्विटर से पूछ लेंगे, गूगल से पूछ लेंगे, गूगल बता देगा। हमें क्या पढ़ने की क्या जरूरत, विकिपीडिया में सब लिखा है जो कुछ चाहिए, हमको पढ़ने जी, लिखने का फायदा नहीं। और उनके लिए तो जो अधिकारी है, अधिकारी तो अब विदेशी अधिकारी हो गया ना। विदेशी जी, अधिकारी जो डिजिटल चलाता है, जो अमेरिका में बैठ के चलाता है, उसका जो जी, डिजिटल सिस्टम है, उसके उसी के हम गुलाम बन गए ना। तो ये जो बहुत जी, यंग लोग हैं, ये इनका फ्यूचर ऐसे ही होगा। ये तो अमेरिका जैसे नकली अमेरिकन बनना चाहते हैं, नकली अमेरिकन। जैसे आर्टिफिशियल जी, मतलब होता है नकली, और इंटेलिजेंस जी, होता है बुद्धि। तो जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप समझ सकते हैं नकली बुद्धि। तो ये जो बिल्कुल, हमारे इसका असर ये हो रहा है कि जो कई यूथ है, और कई ये गांव के लोग भी अब इसमें आ गए हैं। ये नहीं कि सिर्फ जी, शहर के लोगों की बात है, इंटरनेट बिल्कुल, हर जगह चला गया है, सोशल मीडिया हर फेसबुक जगह सब चला गया जगह है, हर है। भाषा में चला जी, गया है। तो उसका इफेक्ट सारी जगह जा रहा है। अब ये कुछ ही सालों में ये सब हर कोने कोने में ये जी, लोग सब अपने आप को नकली अमेरिकन बनना चाहते हैं। और जी, उनके जो उनका वातावरण है, उनका ड्रेस है, उनका स्टाइल है, उनके खाने पीने का है, वो सब लोग वही चाहते हैं, वैसे ही ब्रांड भी चाहते हैं। तो जी, ये गुलामी का एक रास्ता है। और जी, ये देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। जी। हमारे सामाजिक जीवन की जो परिभाषा है, वो क्या इनसे बदल सकती है सर? तो ये है कि जो हमारी संस्कृति है, हमने अपनी संस्कृति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं डाली। अब ये मैं पुस्तक में दिखा रहा हूं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ग्लोबल लेफ्ट, जो ग्लोबल लिबरलिज्म, ग्लोबल लेफ्ट है, ये उसके जी, आइडियोलॉजी से चल रहा है। तो वो जी, उनके मुताबिक आपने कुछ जो पोस्ट किया, ठीक नहीं किया, वो एल्गोरिथम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैठा हुआ है, वो आपको बंद कर देगा। आप कहें जी, भी मेरी संस्कृति के अनुसार तो ये बिल्कुल ठीक है, पर आपकी संस्कृति नहीं चलती। वो जी, सिर्फ मोदी और जो बहुत पावरफुल लोग हैं उनको ठीक नहीं, उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनसे लड़ाई हो।
लेकिन जो ऑर्डिनरी आम आदमी है उनको वो सर्वेलेंस कर रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, ये ठीक कह रहा है, नहीं ठीक कह रहा, इसका विचार हम रोके ना रोके, मतलब वो सेंसर कर रहे हैं वो लोग। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिनको पास कंट्रोल है वो आपके विचार चला रहे हैं, वो सारा जो डिस्कोर्स है, डिस्कशन है, डिबेट है, वो लोग चला रहे हैं। जब वो चाहें कि ये फार्मर राइट हो गया तो इसके लिए हमको चाहिए इसकी तरफ लेंगे और उसके अगेंस्ट होंगे तो वो करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका तो बहुत ही असर पड़ता है, यंग लोगों पर बहुत ही असर पड़ता है। वो चाहे लड़ाई करवा सकते हैं, वो चाहे आपको खुश कर सकते हैं, चाहे आपको रुला सकते हैं, चाहे आपको गुस्सा दे सकते हैं, चाहे आपको इस कम्युनिटी को कह सकते हैं कि आप उनके अगेंस्ट हो, उसको कह सकते हैं आपके देश के अगेंस्ट हो, ये सब कुछ वो करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत वेपन है, बहुत पावरफुल वेपन है, ये मानसिक वेपन है। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, राइट। तो निश्चित तौर से ये हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है कहीं ना कहीं। यस। आखिर में राजीव जी, जब आपने कहा कि हम बहुत पीछे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल चाइना से, बहुत तेजी से हमें आगे जाना है, आत्मनिर्भर बनना है, हमारी रिसर्च हमें ही करनी है, कोई इमीडिएट सॉल्यूशन इसका है कि हम कौन सी हमारी ऐसी पॉलिसी चेंजेस, बदलाव की जरूरत आप देखते हैं जिसको करने से एक आमूल परिवर्तन आए, एक शुरुआत तो हो कम से कम, कि हम वो जो गैप है वो कम से कम सालों में पूरा कर सके। तो इसी के लिए मैं ये मूवमेंट, एक आंदोलन शुरू कर रहा हूँ इस पुस्तक से, और इसके लिए जो सेकंड वॉल्यूम होगा उसमें मैं उसका अनुस्खा बताऊंगा, क्या सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए। लेकिन वो जो मैं लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं जल्दी नहीं निकालना चाहता, क्योंकि फिर वो ये लोग ये वाली पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे और फिर कहेंगे हाँ ठीक हो गया, कोई काम करने की जरूरत नहीं। तो मैं ये कहता हूँ पहले ये पढ़ो, सीखो क्या प्रॉब्लम है। जब मुझे लगेगा कि अच्छा लोगों को, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो आम आदमी हैं, जो थिंकर्स हैं, मीडिया वाले हैं, आपके जैसे जर्नलिस्ट हैं, उनको ये बात समझ आ गई, तो फिर मैं दूसरी पुस्तक निकालूंगा जो मेरी तैयार है, जिसमें मैंने सोल्यूशन दिए हैं कि अब ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो भी हमने समझ लिया, वो भी हम समझाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये किताब निश्चित तौर से एक मूवमेंट का स्वरूप लेगी, जो पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिटिशियंस से लेके आम जनता तक, वो आप जो कहना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, या तो जो हकीकत है, जो आईना आप दिखा रहे हैं, उसकी हकीकत लोगों को समझ में आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, लोग समझे। जरूरी नहीं है कि वो आप कहे वो मान ले, लेकिन एक हेल्दी डेमोक्रेसी में एक डिस्कशन की शुरुआत हो, लोग उसका समझने की कोशिश करें। कम से कम हम इतनी उम्मीद तो जरूर कर सकते हैं। आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ बातचीत की। हमारे दर्शकों के लिए मैं फिर से चित्रलेखा.com की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वंस अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत आनंद हुआ, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, और मैं चाहता हूं कि जो भी लोग देख रहे हैं वो पुस्तक पढ़े और उसके बारे में विचार करें, और हमको कोई भी क्वेश्चन आंसर है, हमको वो क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे। जो कोई डिबेट करना चाहते हैं, हम डिबेट करने के हम डिबेट में भी बहुत हमारे को इंटरेस्ट है, इस बात को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप अपनी जो सॉल्यूशन वाली किताब है उनको भी लेके आए, ताकि एक जो डिबेट जगेगी उनसे आगे भी कुछ रास्ता निकल आएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद।